Hello students, welcome to Jules classes. Today I am going to start class 9 physics chapter 10 gravitation. आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर में आगे का पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैप्लर्स के लॉज, 3 लॉज थे कैप्लर्स के, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि काफी बच्चों को थोड़े से डाउट्स थे उसमें। वैसे मैंने ऑनलाइन क्लास में जो अरेंजमेंट क्लास थी उसमें कर दिया था, लेकिन और मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम revolves around the sun in an elliptical path and sun is situated one of the foci of it. जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और सन जो होता है वो उस इलिप्टिकल पाथ के एक सेंटर पर एक फोकस पर सिचुएटेड होता है, ठीक है। सेंटर तो नहीं कह सकते, उसे फोकस कह सकते हैं। तो एक फोकस पर सिचुएटेड होता है क्योंकि इलिप्टिकल पाथ के जो दो सेंटर्स होते हैं या दो फोकस होते हैं, तो एक फोकस पर वो सिचुएटेड होता है, ठीक है। यहाँ फोकी वर्ड भी यूज करते हैं। फोकी होता है मींस मोर देन वन फोकस, एक फोकस से ज्यादा जब होता है तो फोकस का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं फोकी। तो हो गया केप्लर्स फर्स्ट लॉ। केप्लर्स सेकंड लॉ क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू केप्लर्स सेकंड लॉ, केप्लर्स सेकंड लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है। इसका अदर नेम होता है लॉ ऑफ एरियाज। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम इस लॉ की बात, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लाइन जर्निंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट टू द सेंटर ऑफ द सन sweeps equal area in equal interval of time period. मींस किसी भी प्लैनेट को अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होने में जो टाइम पीरियड लग रहा है, अगर वो मतलब यहाँ बात करते हैं अगर किसी भी दो प्लेस पर किसी भी प्लैनेट के जो टाइम पीरियड है अगर वो सेम है, उस कंडीशन में जो प्लैनेट और सेंटर के बीच में अगर लाइन ज्वाइन करें सन के बीच में सेंटर से, दोनों के सेंटर से, वो इक्वल एरिया स्वीप करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन भी करा था आप लोगों को, आई थिंक समझ में आ गया हो किस तरीके से होता है। अर्थ का एग्जांपल लेके, तो थर्ड लॉ जो था, थर्ड लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट is directly proportional to the cube of the semi major axis. सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब कर देते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, ठीक है। मींस t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ये तो हो गए कैप्लर्स के तीनों लॉज। क्या होते हैं तीनों लॉज को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा न्यूटन्स का इनवर्स स्क्वायर रूल भी मैंने आपको बताया था कि न्यूटन्स का इनवर्स स्क्वायर रूल क्या होता है। जो न्यूटन ने जो होता है, एक्चुअली कैप्लर ने जो इसका हमारे अर्थ में जो जितने भी प्लैनेट है उनको मोशन को डिस्क्राइब नहीं किया था। उन्हें बस उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से मूव करते हैं, उनमें क्या फोर्स होती है क्या, और उन्होंने मोशन को डिस्क्राइब तो करा था, बट उन्होंने ये नहीं बताया था वो किसकी वजह से होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है जो वो रोटेट करते हैं, ठीक है। वो एक्सप्लेन करा था न्यूटन्स ने। तो न्यूटन्स ने उसको एक्सप्लेन किया था कैप्लर्स के थर्ड लॉ से, और उन्होंने बताया था कि ग्रेविटेशन फोर्सेस डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के स्क्वायर कर दें डिस्टेंस का, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। मींस प्लैनेट जितना एक दूसरे से दूर जाएंगे उतनी ग्रेविटेशन फोर्स डिक्रीज होगी, जितना क्लोज आएंगे उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज होगी, ठीक है। ये तो हो गया कैप्लर्स के तीनों लॉज के बारे में, क्या क्या तीनों लॉज के बारे में था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी क्या होती है? तो ग्रेविटी इज द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी। ग्रेविटी एक फिनोमेना है जो अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी पर जो अर्थ के आसपास है उसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होती है, ठीक है। तो ग्रेविटी इज द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी। The force of attraction exerted by Earth on the Moon is called force of gravity. Means अब जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, this force is known as force of gravity, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट अगर हम किसी हाइट से उसे ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप होने के बाद वो अर्थ पर आती है, अर्थ सरफेस पर, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सो यहाँ हम फॉर्मूला किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को, हम किस तरह से बताएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो क्या होती है। तो अर्थ की ग्रेविटेशन बात करें, अगर अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स, तो यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल है, अगर फॉर एग्जांपल अर्थ है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नीचे की तरफ से ऊपर सा ऊपर हो रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा? इसका मास है कैपिटल है, इसका मास स्मॉल है, इसका रेडियस है
कैपिटल आर सेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक का रेडियस है कैपिटल आर, तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं ये जो डिस्टेंस है ये है यहाँ मीटर। तो 1 मीटर की बात करें तो एज कंपेयर टू अर्थ रेडियस 1 मीटर जो है बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, तो उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। और नेगलेक्ट करने के बाद क्या होता है, फॉर्मूला आता है यहाँ F is equals to G and अर्थ का मास स्मॉल है ऑब्जेक्ट का मास अपॉन r प्लस 1 कर देते हैं इसका स्क्वायर। अब इस कंडीशन में जो होता है वर्क को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है G and अर्थ का अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स को मेजर करें कि अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स कितनी है, तो उसे हम मेजर कर सकते हैं कैपिटल F इक्वल्स टू जी एम स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। मींस अर्थ का मास इनटू ऑब्जेक्ट का मास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई अपॉन जो अर्थ की ग्रेविटी रेडियस है उसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ हम किसी ऑब्जेक्ट का स्क्वायर क्यों नहीं करेंगे कि एज कंपेयर टू अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है काफी ज्यादा किलोमीटर्स में, 3000 या ऐसे किलोमीटर्स में। तो अगर हम बात करें 1 मीटर की, तो यहाँ 1 मीटर जो होता है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ बहुत स्मॉल है, तो इस क्वांटिटी को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। 1 मीटर की क्वांटिटी को नेगलेक्ट कर देते हैं। जब हमने 1 को नेगलेक्ट कर दिया तो फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल्स टू G m1 m अपॉन m इनटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। तो इससे हम मेजर कर सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स कितनी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में। ठीक है, तो नाउ ये तो हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी कितनी फोर्स लगा रही है। इसके अलावा एक टॉपिक और है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑल द ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन आर सेड टू बी फ्री फॉल। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे फॉल कर रहा है, गिर रहा है, उसे हम कह सकते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगेन मैं डिस्कस करता हूं। ऑल ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मींस एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होता है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे कौन सी फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक्सेलरेशन क्या होता है उसमें, स्मॉल g जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी, जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसका डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, और स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है और पर डिफरेंट रीजन में क्या क्या होती है, इनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इसका रिलेशन भी डिस्क्राइब करेंगे कि इसका रिलेशन कैसे फॉर्म होता है स्मॉल g एंड कैपिटल G का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल g। ठीक है, इसका रिलेशन भी डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा उसकी यूनिट ग्रेविटी की, इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। ठीक है, सो आज का वीडियो यहीं ऑफ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कशन करेंगे। सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir, and for more videos please click on the I button above.